वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर अपन विशेष करके बात करेंगे जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 है उसके ऊपर। और लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट 1 था, फर्स्ट था, उसके अंदर अपन ने 2 सिस्टम कंप्लीट देख लिए थे। एक तो था डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि पहले में अपन डाइजेशन और रेस्पिरेशन पढ़ा था। आज अपन सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी इन दोनों सब्सटेंस के ऊपर चलने वाले हैं और क्लास को अपन करते हैं कंटिन्यू। बात करते हैं अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, और ये कंप्लीट वन शॉट रहेगा, तो इसमें आप लोग अच्छे से देखते हुए आगे चलें। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन चीज़ों को देखें। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ब्लड को पंप करने के लिए पंपिंग स्टेशन यानी कि हार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ में जो ब्लड खुद है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में होता है। और बॉडी के अंदर जो ब्लड की वेसल्स है जो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती है, इन तीनों को मिलाकर के सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट रहता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी कि ब्लड खुद रहता है, और प्लस उसके साथ में ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर ब्लड रहता है और कुछ ब्लड की वेसल्स रहती है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट के अंदर सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, इसमें सबसे पहले पार्ट होता है ब्लड, या ब्लड से पहले अपन नोट करते हैं पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन, तो फर्स्ट होता है पंपिंग स्टेशन, और इस पंपिंग स्टेशन को अपन कहते हैं हार्ट। ये ह्यूमन के अंदर हार्ट रहता है, पंपिंग स्टेशन होता है। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी कि ब्लड खुद, और ह्यूमन के अंदर ब्लड के बाद में तीसरा पॉइंट आता है सर्कुलेटरी वेसल्स या ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं। ब्लड वेसल्स ये इसमें रहती है। ब्लड वेसल्स देखा जाए तो मोस्टली 3 टाइप की होती है। वैसे अपन इसको 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन होती इसमें 3 है टोटल। 3 के अंदर सबसे पहली तो होती है आर्टरी। आर्टरी उस ब्लड की वेसल्स को कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ ले जाती है। सेकंड नाम आता है वेन। तो वेन उस ब्लड की ट्यूब को कहते हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आती है ना, जिसके थ्रू ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो टुवर्ड द हार्ट होता है, तो उसको कहते हैं वेन। या फ्रॉम हार्ट होता है तो उसको कहते हैं आर्टरी। और जब ये आर्टरी अपनी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जाकर के बहुत ज्यादा फाइन ब्रांच्ड हो जाती है, तब उसको कहते हैं कैपिलरी। तो ये 3 टाइप की ब्लड की वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इधर की तरफ पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन ह्यूमन के अंदर होता है हार्ट, और तीसरा होता है ब्लड। ह्यूमन के अंदर ब्लड में वैसे 2 पार्ट होते हैं। कुछ तो ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट होते हैं और कुछ ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होते हैं। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है उसको कहते हैं प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ह्यूमन के हर बॉडी में जितना ब्लड है उस ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा रहता है। सॉलिड पार्ट जो होता है ब्लड के अंदर वो 45% होता है। और इस सॉलिड पार्ट के अंदर 3 टाइप की सेल रहती है, जिसमें फर्स्ट होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहते हैं, या इसको अपन दूसरा नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरी होती है WBC, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, या इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये 3 टाइप की ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये पंपिंग स्टेशन, उधर की तरफ ब्लड, और तीसरी होती है ब्लड की वेसल्स। ये 3 टाइप के सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, है ना। आप लोग इनको नोट करते जाओ साथ साथ में।
यस, तो ये एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अपन ने पूरा सिस्टम देखा, इसमें कौन कौन सी ब्लड है, कौन सी सेल्स पाई जाती है, वो सारा सिस्टम इसके अंदर था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड के रेस्पेक्ट में, तो अगला पॉइंट आता है ब्लड के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड की वेसल्स जो काम करती है, उसके अंदर ब्लड खुद क्या होता है। आप देखोगे तो ब्लड बॉडी के अंदर एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओके। और जो ब्लड है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उस हीमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ब्लड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं, तो उसका भी एलिमिनेशन बॉडी से, उनका जो एक्सक्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं ब्लड के थ्रू होता है। तो अगला पॉइंट आता है वर्क या फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड के क्या क्या फंक्शन रहती है, इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ब्लड के फंक्शन, ब्लड के फंक्शन में फर्स्ट जो फंक्शन होता है ब्लड का वो होता है टू ट्रांसपोर्ट गैसेज। गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके अंदर मोस्टली O2 और CO2, इन दोनों टाइप की गैसों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मोस्टली ब्लड के थ्रू होता है। इसी ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और बॉडी के अंदर ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, H भी लिखते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के थ्रू परमानेंटली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन इस ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड बॉडी के अंदर एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी के अंदर ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड के फंक्शंस के ऊपर, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है, ऑस्मोसिस रेगुलेशन का कार्य करता है, बॉडी के अंदर एसिड बेस का कंसंट्रेशन भी बराबर बना के रखता है। तो बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है और बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये सारे के सारे ब्लड के फंक्शंस रहते हैं, जहां से ब्लड को अपन मेनली परफॉर्म करते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो ये सारी चीजें पाई जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट का आप लोग डायग्राम नोट करोगे। अभी जस्ट मैं डायग्राम पे आ रहा हूं, फिर अपन डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक टाइप का कार्डियक मस्कुलर ऑर्गन भी होता है, और जो अपनी मुट्ठी है, फिस्ट है, इसके जितना बड़ा भी होता है। इसके थ्रू जो गैसेज है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट भी करती है, और इसको अपनी बॉडी का मेन जो ह्यूमन का हार्ट है, इसको बॉडी का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल होते हैं, नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं। 1 मिनट में ये कितनी बार वाइब्रेट करता है ना। फिर उसमें एट्रियम क्या होते हैं, वेंट्रिकल क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी साउंड पैदा होती है, उन सारी चीजों को अपन नोट करेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। और डायग्राम जब आप नोट करोगे तो डायग्राम के अंदर कोई बड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इसी टाइप में आप लोग डायग्राम नोट करते जाओगे जैसा मैं अभी चला रहा हूं। इस डायग्राम को यहां जाकर के स्टॉप कर दोगे, इस ट्यूब को यहां ले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप बात करोगे तो यहां से एक ट्यूब को उठाओगे ऐसे, इस ट्यूब को यहां घुमाओगे, इस ट्यूब को यहां पे, और ऐसे ले जाने के बाद इस पे ऐसे यूं वी कट दे दोगे, ऐसे यूं वी कट। इधर की तरफ भी ऐसे यूं वी कट दे दोगे, ऐसे यूं एक वी कट। सामने की तरफ इससे एक ट्यूब को ऐसे निकालोगे, इसी के थ्रू एक ट्यूब आएगी यहां, इस ट्यूब को ले जाओगे इसके ऊपर से यहां, ऐसे ऐसे एक ट्यूब को निकालोगे, ऐसे खत्म। इस ट्यूब का जो पोर्शन है यहां आ रहा है, इसको यहां से ऐसे निकालोगे,
ये ट्यूब का पोर्शन हो गया। सेकंड, इस लाइन को यहीं जाकर के मिलाओगे, इस लाइन को यहां मिलाओगे, इसके अंदर ऐसे यूं वाल्व दिखाओगे, इन दोनों के बीच में से एक लाइन ले जाओगे यहां। यस, अब अगला काम देखोगे। नेक्स्ट आप काम करोगे कि यहां से ये जो दो पोर्शन आ रहे हैं, यहां से तुम लोग ऐसे करके अंदर का एक चैम्बर बनाओगे, जो इधर का चैम्बर होगा, और इधर से यहां इस चैम्बर को यहां ले जा करके ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे, प्लस यहां से थोड़ा सा पोर्शन ये दिखा दोगे। इसके नीचे की तरफ एक ट्यूब यहां से बनाओगे, ऐसे नीचे की तरफ एक ट्यूब, यहां से ऐसे एक ट्यूब रह जाएगी, यहां से ऊपर आपने एक पोर्शन अलग से दे दिया है। यस, अब बात आती है इधर की। इधर की तरफ इस पोर्शन को तो यहां लेकर के आप लोग आ जाओगे और इस पोर्शन को यहां से कर दोगे क्लोज। फिर यहां से उठाओगे एक चैम्बर और इस चैम्बर को इधर की तरफ, यहां से इस चैम्बर को इधर की तरफ, और इस पोर्शन को लेके आओगे यहां तक कंप्लीट, और इसमें कुछ इस टाइप का दिखा दोगे। ओके, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो नोमेनक्लेचर के अंदर यस, और भी कुछ दिखाना है, एक ट्यूब अपन और दिखा देते हैं। ये ट्यूब हो जाएगी यहाँ पे, एक ट्यूब यहां से और दिखा देते, ये ट्यूब दिखा देते। अब मैं कंप्लीट सिस्टम तुम्हारे को समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से आकर के इस ट्यूब के अंदर आएगा, और इस ट्यूब का नाम है सुपीरियर वेना कावा। ओके, तो इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और ये बॉडी के नीचे के पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगी, तो इसका नाम हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये जो पोर्शन आप देखते हो ब्लड के रेस्पेक्ट में, तो ह्यूमन के अंदर इधर के जो पोर्शन है उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, यानी कि अपना जो लेफ्ट पार्ट है उसमें प्योर ब्लड रहेगा। तो इस पोर्शन का नाम हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर की तरफ देखोगे तो इस पोर्शन का नाम हो जाएगा राइट ऑरिकल, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये यहां पे वेंट्रिकल दिखा दिए। इधर की तरफ सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा होगी। इधर की तरफ ये जो नली निकलती है इसका नाम है आउटा, आउटा, और इस आउटा के थ्रू प्योर ब्लड कंप्लीट बॉडी की तरफ भेजा जाता है। ये ऊपर के पोर्शन की तरफ जाएगा, ये बॉडी के नीचे की पोर्शन की तरफ ब्लड लेकर के जाती है। अब अगली सिस्टम देखो, यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल में पड़ा है, वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ, और इसको ले जाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा। यहां से भी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ, और वहां से ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड होकर के यहां से ब्लड आएगा वापस, और इसको लाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, और इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा वापस ब्लड आ जाता है इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा, और पंप होने पर प्योर ब्लड चला जाता है वापस कंप्लीट बॉडी में। बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का काम सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा करती है। ब्लड आकर के गिरता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो ये ब्लड का कंप्लीट एक सर्कुलेशन भी चलता रहता है, और ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से नोट करोगे और बनाओगे, हाथ से जितनी प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो एग्जाम के अंदर उतना ही इजी गोइंग रहेगा। यस, आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहां जाकर के आप लोग इनको अच्छे से देख सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइंस एवरीथिंग ऐप का। उस ऐप के अंदर वन शॉट सारी की सारी क्लासेज 10th के अंदर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड सारी क्लासेज आपको अवेलेबल हो रही है। वहां जाकर के आप लोग क्लासों को देख सकते हो, है ना। वहां पे इंग्लिश मीडियम 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस, हिंदी मीडियम के अंदर 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस, उसके साथ साथ में 10th का इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी जो हैंड रिटन नोट्स है उसके लिए भी अलग से सिलेबस है।
तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो, प्रीमियम क्लास है, प्लस आपको पीडीएफ, सिलेबस, बुक्स, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल है। तो वहां जाकर के आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइंस एवरीथिंग ऐप का, तो प्ले स्टोर से जाकर के आप उसको एक्सेस करें। तो ये चीजें ह्यूमन हार्ट के रेस्पेक्ट में हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के रेस्पेक्ट में, ह्यूमन हार्ट। यस, क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन हार्ट के बारे में आप डिस्कशन कीजिए। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट नोट करोगे कि ह्यूमन हार्ट इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, ये एक टाइप का मस्क्यूलर ऑर्गन है। सेकंड पॉइंट अपन नोट करते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो मस्क्यूलर ऑर्गन के साथ साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर होती है मुट्ठी के समान, और फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी, तो इसकी स्ट्रक्चर बंद मुट्ठी के समान होती है। और इसी के थ्रू ब्लड और गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो O2, CO2 एंड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट, ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट। इसी के द्वारा गैसें और ब्लड ये सारी की सारी ट्रांसपोर्ट भी होती है। अगला पॉइंट आता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इट हैज 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। 4 चैम्बर, कौन कौन से चैम्बर होते हैं? तो इसमें ध्यान रखोगे ह्यूमन हार्ट के अंदर ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं, इन 2 चैम्बर को, इन ऊपर के 2 चैम्बर को, इनको कहते हैं ऑरिकल, ऑरिकल। और नीचे के 2 चैम्बर, ये नीचे के 2 चैम्बर, और इन चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल, नीचे के 2 चैम्बर, ऊपर के 2 ऑरिकल और नीचे के 2 वेंट्रिकल होते हैं। और इसमें भी ध्यान रखोगे, है ना, पूछा जाता है ऑरिकल क्या होता है, तो अपन लिखते हैं अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम या फिर ऑरिकल, एंड लोअर 2 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में भी दिखाया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखोगे, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड का पंप जो होता है वो हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होता है ना। कंप्लीट बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट, कंप्लीट बॉडी में ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कंप्लीट बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये ब्लड के रेस्पेक्ट में कुछ बातें थी जो आपने नोट कर ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर हार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन के अंदर अगर देखें तो ये बॉडी के अंदर एक तो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, और पंप करने के साथ साथ में ह्यूमन का जो हार्ट है उसके अंदर से पल्मोनरी, ये मैं डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से वापस ब्लड जब आता है ऑक्सीजनेटेड होकर के तो वो आता है पल्मोनरी वेन के अंदर, और पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पंप होने पर ये कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो इसके अंदर फंक्शंस पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट कहां से ब्लड को भेजता है, कहां से कलेक्ट करता है। तो पूरी बॉडी से कलेक्ट करती है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और हार्ट से कलेक्ट करने का काम करती है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। तो ये सिस्टम इसके रेस्पेक्ट में रहता है। अगला पॉइंट आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको अपन डिफाइन करवाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, ह्यूमन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन डिफाइन करें तो पहले मैं इसका डायग्राम दे देता हूं, और डायग्राम के अंदर आप एक इसका कंप्लीट फ्लो डायग्राम दोगे, है ना, जो बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उस फ्लो डायग्राम को दोगे, और उस फ्लो डायग्राम से बहुत अच्छा ये डायग्राम बनता भी है। तो फ्लो डायग्राम के अंदर आप लोग सबसे पहले बनाओगे ह्यूमन का हार्ट, इस टाइप से ह्यूमन का हार्ट,
और ह्यूमन हार्ट के अंदर बनाओगे 4 चैम्बर। ओके, एक चीज और इसमें नोट करोगे कि ये इसका लेफ्ट पार्ट है और लेफ्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड, या जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये है इसका लेफ्ट पार्ट, और जो लेफ्ट नहीं ना, राइट पार्ट, और जो हार्ट का राइट पार्ट है इसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड चलता है, इम्प्योर ब्लड चलता है, इम्प्योर ब्लड चलता है। अब देखना डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये ऊपर के पार्ट है तो इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम हो जाएगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट में 4 चैम्बर है। सबसे पहले इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड आउटा के थ्रू कंप्लीट बॉडी में जाता है। ये ब्लड जाता है कंप्लीट बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड को पंप किया जाता है। तो कंप्लीट बॉडी में जाएगा, एक एक टिश्यू तक जाएगा। यहां से जब ब्लड वापस आता है तो वो ब्लड हो जाता है इम्प्योर, और इम्प्योर ब्लड को वापस लाने का काम करती है वेना कावा, वेना कावा। और वेना कावा जब ब्लड को लेकर के आती है तो वो ब्लड आकर के गिरता है राइट ऑरिकल में। ये देख लो, यहां से हार्ट से ब्लड निकला और ये बॉडी में गया, बॉडी से वापस आया वेना कावा के थ्रू, और वो आकर के राइट ऑरिकल में गिर गया। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहां से पंप होने पर ये ब्लड चला जाता है बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, और लंग्स में ले जाने का काम जो करती है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से वापस जब ब्लड आता है तो इस वापस लाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आकर के गिरता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वापस ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये वापस बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। एक बार ब्लड बॉडी में जाने से पहले इस हार्ट से होकर के 2 बार पास आउट होता है, इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और हैंड रिटन नोट्स आपको इसी ऐप के अंदर, इसी सिलेबस के अंदर अवेलेबल हो रहे हैं, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और प्रिंट भी ले सकते हो। ओके, तो वो सारा सिस्टम मैंने अवेलेबल करवा रखा है ना। तो ये मैं सारी चीजें वन शॉट के अंदर लेकर के चल रहा हूं, आप लोग इनको साथ साथ में समझते जाओगे। फिर कुछ पॉइंट आते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब जो मेढक है या फिर कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। ओके, ये चीज भी याद रखोगे। सम एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के साथ में कुछ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। इनका जो हार्ट है उसके अंदर होते हैं 3 चैम्बर। हार्ट में 3 चैम्बर स्ट्रक्चर होती है, हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद तुम लोग याद रखोगे कि कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लड के एनिमल्स होते हैं, जिनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ह्यूमन जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, या फिर बर्ड्स जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों सेपरेट सेपरेट बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, जिनको बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो नेक्स्ट में नोट करते हैं अपन ह्यूमन एंड इन बर्ड्स, जिनके अंदर जो हार्ट है, इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल रखना पड़ता है, जबकि इनकी बॉडी का जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लड के एनिमल्स होते, कोल्ड ब्लड के एनिमल्स होते। लेकिन एनिमल्स के बाद में ह्यूमन और बर्ड्स को देखोगे तो इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल होता है, प्लस इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के एनिमल होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर ब्लड के एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए
टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में प्योर और इम्प्योर ब्लड हमेशा सेपरेट पास आउट होता है। प्योर एंड इम्प्योर, ये दोनों जो ब्लड है वो हमेशा सेपरेट फ्लो होते हैं, सेपरेट फ्लो होते हैं। और सेपरेट फ्लो होने के कारण इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इस सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। मैं वापस इसका पाथ दिखाता हूं, कौन सा ब्लड का पाथ कहां से क्या रहता है। यस, इस पूरे पोर्शन को मैं साइड में कर देता हूं। देखना सबसे पहले ब्लड कहां रहेगा। सबसे पहले ब्लड बॉडी के अंदर पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से आउटा के थ्रू प्योर ब्लड जाता है बॉडी में। ओके, बॉडी से वापस ब्लड आकर के गिरता है राइट ऑरिकल में, जो ब्लड होता है इम्प्योर। और ये राइट ऑरिकल से बॉडी से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, और उसको ले जाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला जाता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा, मैं कहां ले जा रहा था, यस सही है, एक मिनट, बॉडी से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड जब आएगा तो वो चला जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से वहां पे, और वहां से लंग्स में। एक मिनट, देखिए वापस एक बार, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, बॉडी से जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाकर के पहुंच जाता है लंग्स में, जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। और गैसों का एक्सचेंज होने के बाद में ब्लड जाकर के घुस जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से घुस जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एक बार बॉडी के अंदर ब्लड जाने से पहले हार्ट से होकर के 2 बार पास आउट होता है, और इस सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, वन शॉट क्लासों में हर चीज आपको डिफाइन कर रहा हूं, समझ में आ जाएगी। प्लस नोट सारे के सारे ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फिशेज होती है, जो मछलियां होती है, उनके हार्ट में ओनली 2 चैम्बर होते हैं, और उनके अंदर ब्लड का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उसमें मिक्स्ड ब्लड चलता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड हमेशा एक साथ चलता है। और जो फिशेज होती है उनके अंदर जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो गिल्स के थ्रू भी होता है। तो ये सिस्टम आप लोग ध्यान रखोगे। और बॉडी के अंदर, है ना, हाई एफिशिएंसी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपनी बॉडी के अंदर हमेशा 4 चैम्बर होते हैं, प्योर इम्प्योर ब्लड हमेशा अलग चलता है, और ये सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो फिशेज, मछलियां जितनी भी होती है, इन फिश के अंदर, मछलियों के अंदर हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। फिशेज, इनके हार्ट में होते हैं सिर्फ 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, सिर्फ 2 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इन चीजों को साथ में तुम लोग याद रखोगे। ओके, यस, फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ाया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है ब्लड की वेसल्स। ह्यूमन के अंदर जो ब्लड की वेसल्स होती है उसको भी तुम लोगों को मैं दिखा देता हूं। ब्लड वेसल्स, ह्यूमन के अंदर ब्लड की जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चलती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन चलता है, उसके अंदर ब्लड की मोस्टली 2 वेसल्स होती है, लेकिन डिफाइन करवाते हैं तब अपन 3 पे भी चलते हैं। ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी के ऑर्गन की तरफ और ऑर्गन से बॉडी की तरफ, ये जो ट्रांसपोर्टेड सिस्टम होता है ये कंप्लीट मानव के अंदर ब्लड ट्यूब के अंदर क्लोज चलता है। इसलिए ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिसमें ब्लड विथआउट ट्यूब फ्लो होता है, तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के अंदर ब्लड का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कंप्लीट फ्लो होता है, वो ट्यूब के अंदर कंप्लीट बंद होकर के ट्यूब में फ्लो होता है। इसके लिए 3 टाइप की ट्यूब्स रहती है, और 3 टाइप की ट्यूब्स में एक नाम आता है आर्टरी, दूसरी का नाम आता है वेन्स, और तीसरी का नाम आता है कैपिलरी।
कैपिलरी, ये 3 टाइप की ट्यूब रहती है। जो आर्टरी है और जो वेन है, ये दोनों मेन ट्यूब होती है। आर्टरी के बारे में देखा जाए तो ये आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन की तरफ ले जाती है। बस इतना सा याद रखोगे। इस आर्टरी के थ्रू, आर्टरी में क्या होता है, तो आर्टरी के थ्रू ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, टू बॉडी ऑर्गन्स, है ना। हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड का फ्लो इस आर्टरी के थ्रू होता है। बॉडी के अंदर ब्लड की वो ट्यूब जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आती है, तो उसको कहते हैं वेन। तो वेन के अंदर नोट करते हैं ब्लड फ्लोज, ब्लड का जो फ्लोज होता है वो फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट होता है। तो बॉडी ऑर्गन्स से हार्ट की तरफ होता है, हार्ट की तरफ ब्लड लाती है तो उसको कहते हैं वेन्स, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं आर्टरी। तीसरा आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, तो इसको आप लोग ऐसे नोट करोगे कि जब बॉडी के अंदर जो आर्टरी है जिसमें प्योर ब्लड चलता है, हाई प्रेशर चलता है, जिसमें वाल्व नहीं होते हैं, जिसकी जो वॉल्स है वो काफी मोटी और मजबूत होती है, थिक होती है और स्ट्रांग होती है, तो उसके अंदर जब ब्लड चलता है तो आगे ये आर्टरी आगे जाकर के ब्रांच्ड, है ना, छोटी छोटी ब्रांचें हो जाती है, और जब अल्टीमेट लास्ट में जब फाइन ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत पतली पतली ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या है, तो इसको अपन नोट करते हैं फाइन हेयर लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, जहां पे आर्टरी बाल के समान पतली पतली नलियों के अंदर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो उस ब्लड की जो ट्यूब होती है उसको अपन कैपिलरी के नाम से जानते हैं। और इस कैपिलरी के थ्रू बॉडी के अंदर जो भी हार्ड पार्ट है, जिसमें बोन्स है या फिर जो टीथ है या फिर बॉडी के अंदर ऐसे कार्टिलेज के कुछ टिश्यू है, तो उन तक ब्लड की सप्लाई देने का काम कैपिलरी करती है। ओके, तो ये कैपिलरी है, इधर की तरफ आर्टरी है और इधर की तरफ वेन है, ये तीनों टाइप की ब्लड की वेसल्स हो जाती है। यस, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो कैपिलरी का सिस्टम है, उसको भी मैंने दिखा दिया। एक पॉइंट तुम्हारे हार्ट बीट से रिलेटेड पूछा जाता है, तो क्या है उसको मैं दिखा देता हूं। हार्ट बीट या जिसको अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट। ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट क्या सिस्टम है, एक चीज तो और ध्यान रखोगे, ह्यूमन का जो हार्ट है वो कंप्लीट एक मस्कुलर ऑर्गन है, और मस्कुलर ऑर्गन के अंदर ध्यान रखोगे ह्यूमन का हार्ट 60 सेकंड के अंदर 72 टाइम वाइब्रेट करता है, यानी कि वन टाइम वाइब्रेट होने के लिए इसको टाइम लगता है 0.8 सेकंड। एक बार में सिर्फ एक जो वाइब्रेशन इसके अंदर क्रिएट होता है, तो उस वाइब्रेशन के अंदर 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ओके, जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो होने पर ये जैसे अपनी बॉडी के अंदर एक ट्यूब है और इस ट्यूब का नाम हो जाएगा आर्टरी, और इस आर्टरी के थ्रू जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, अंदर की तरफ जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अंदर की तरफ जब ब्लड ऐसे यूं फ्लो होता है, ये अंदर की तरफ ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये ब्लड का फ्लो हो रहा है। जब ब्लड अंदर ही अंदर फ्लो होता है, तो ये चलता हुआ ब्लड, इस चलते हुए ब्लड के द्वारा इस ब्लड की आर्टरी के ऊपर है ना एक परपेंडिकुलर प्रेशर लगता है, और जब चलता हुआ ब्लड इस आर्टरी की वॉल्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्रेशर लगाता है, तो इस परपेंडिकुलर प्रेशर को अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो अपन नोट करते हैं कि ब्लड की वेसल्स में फ्लो करता हुआ ब्लड जब ब्लड की वॉल्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड करता है, तो उस फोर्स को अपन ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखोगे ह्यूमन के अंदर ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 120/80 mm ऑफ Hg होती है, मिलीमीटर हाइड्रोजीरम होती है। और इसमें जो अपर वैल्यू है इसको कहते हैं सिस्टोलिक वैल्यू कहते हैं, और इसमें जो नीचे की वैल्यू है इसको कहते हैं डायस्टोलिक
डायस्टोलिक वैल्यू। तो एक होती है सिस्टोलिक वैल्यू और एक होती है डायस्टोलिक वैल्यू। और ये वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ज्यादा का मतलब ये वैल्यू हो गई 120 अपॉन हो गई 98, तो इस वैल्यू को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और हाइपरटेंशन के कारण बॉडी में ब्लड का रप्चर क्रिएट हो जाता है, ब्लड की वेसल्स टूटनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। तो ये हार्ट अटैक होने तक की कंडीशन यहीं से क्रिएट होती है। एक चीज इसके अंदर और ध्यान रखोगे कि ये जो ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस काम में लेते हैं, उस एपरेटस का नाम होता है, जिस एपरेटस के थ्रू ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो मेजर करने का जो एपरेटस है, उस एपरेटस का नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा एक इस टाइप का एक एपरेटस रहता है डॉक्टर के पास में ना, और इस एपरेटस के अंदर यहां से एक ट्यूब निकलती है बाहर, और इस ट्यूब के आगे एक बल्ब लगा होता है। ऐसे उसको जब दबाते हैं तो अंदर हवा भरती है। साइड में यहां से एक बाहर ऐसे पट्टा निकलता है जिसको हाथ के ऊपर बांध देते हैं। तो ये इस टाइप का एक पट्टा होता है जिसको हाथ पे बांध देते हैं। और यहाँ सामने लगी होती है रीडिंग स्केल, और इस रीडिंग स्केल के अंदर स्केल को मेजर करते हैं कि अंदर कितना ब्लड प्रेशर है। तो ये एक एपरेटस रहता है जिसको स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं, और इसी से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। सिंपल एक ह्यूमन के अंदर ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो 120/80 होती है। तो ये सारी चीजें इसके रेस्पेक्ट में रहती है। ओके, तो ये सारी चीजें होने के बाद में अगला पॉइंट आता है, ब्लड के अंदर जो ब्लड के पार्ट है उनके वर्क क्या क्या होते हैं। यस, तो ब्लड के अंदर ब्लड के वर्क के बाद में ब्लड में 3 टाइप की ट्यूब होती है। एक ट्यूब का नाम होता है ट्यूब नहीं, अपन कंपोनेंट कह सकते हैं, और फर्स्ट का नाम है आरबीसी। इसका कंप्लीट नेम होता है रेड ब्लड कार्पस्कुलस। क्या नाम हो जाएगा? रेड ब्लड कार्पस्कुलस। और रेड ब्लड कार्पस्कुलस को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं। और इसका मेन फंक्शंस अपन देखें, इसका मेन अगर वर्क देखें तो इसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है इसको बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या नाम देते? रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी में O2 का ट्रांसपोर्ट भी होता है। ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है तो वो इसी हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। ओके, ये याद रखोगे आरबीसी में। सेकंड जो ब्लड की सेल है उसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं अपन ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और इस ल्यूकोसाइट का मेन बॉडी में फंक्शन होता है कि जितने भी बॉडी में कोई पैथोजन आते हैं, कोई भी रोगाणु आता है, तो उस पैथोजन को किल करने का काम हमेशा डब्ल्यूबीसी करती है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य होता है टू किल्स द पैथोजन्स, या इसको एंटीजन भी कहते हैं। तो बॉडी में जितने भी एंटीजन्स आते हैं, पैथोजन्स आते हैं, उनको किल करने का कार्य करती है। इसलिए इसको बॉडी के अंदर डिफेंस आर्मी के नाम से भी जानते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं डिफेंस आर्मी। तो बॉडी के अंदर पैथोजन को किल करने का कार्य करती है। एक चीज और ध्यान रखोगे, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो आरबीसी सेल है, इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एब्सेंट, न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखोगे, न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। और डिफेंस आर्मी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, और इसका मुख्य कार्य होता है कोई भी पैथोजन है तो उसको किल करना। तीसरी जो ब्लड की सेल है उसका नाम होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स बॉडी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे वाउंड हो जाता है, कहीं पे कुछ लग जाता है और ब्लीडिंग हो रही है, तो जहां पे ब्लीडिंग होती है वहां पर कुछ टाइम के बाद में क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है।
और क्लोट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इसी प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। जब कभी वाउंड होता है तो खूब सारी बॉडी से ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ब्लड फ्लो कर करके बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसको रोकने के लिए इसका मेन वर्क होता है क्लोटिंग बनाना। ये बॉडी का क्लोट करता है, क्लोटिंग फॉर्मेशन करता है, और क्लोटिंग फॉर्मेशन करता है तो जो वाउंड है वहां से जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड निकलना वहां पर स्टॉप हो जाता है। तो इसका मेन वर्क क्लोटिंग करना होता है। ये जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स के अंदर जब ब्लड की क्लोटिंग होती है तो क्लोटिंग प्रोसेस में कुछ हेल्प करने के लिए फैक्टर भी पाए जाते हैं। क्लोटिंग प्रोसेस के अंदर कुछ हेल्परी फैक्टर होते हैं, और हेल्परी फैक्टर्स को देखोगे तो इसके अंदर एक तो विटामिन के हेल्प करता है, प्लस कैल्शियम एक मिनरल्स है वो भी यहाँ पर हेल्प करता है। एक ध्यान रखोगे प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर क्लोटिंग में हेल्प करता है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन के थ्रू भी ब्लड में जो क्लोटिंग का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करने का कार्य करता है। तो प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है बॉडी के अंदर क्लोटिंग के अंदर हेल्प करना। ओके, यस। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम क्या होता है। अपनी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखे जाएं तो उसमें एक तरफ तो ब्लड है तो दूसरी तरफ बॉडी के अंदर लिक्विड फ्लूइड में दूसरा सिस्टम होता है जिसको अपन लिम्फ के नाम से जानते हैं। ये लिम्फ एक अनदर टाइप का फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू प्लाज्मा होती है। जैसे बॉडी के अंदर लिक्विड पार्ट को अपन प्लाज्मा कहते हैं, तो ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, कलरलेस होता है और कुछ लेस प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क भी करता है, और उसके थ्रू उसके साथ साथ में बॉडी के अंदर जो सेल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पर ये पाया भी जाता है। ओके, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होता है, कलरलेस होता है, प्रोटीन लेस स्ट्रक्चर होती है, और ये अनदर टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प भी करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है, तो लिम्फ को अपन डिफाइन करवाते हैं। लिम्फ और वाह, यस, लिम्फ के अंदर नोट करते हैं इट इज another type of fluid, ये another type का एक फ्लूइड होता है इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। नोट करते हैं इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड पॉइंट में नोट करते हैं इट एग्जिस्ट इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेल एंड टिश्यू। इट एग्जिस्ट या फिर फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेल ऑब्लिक टिश्यू, है ना। तो सेल और टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता है। थर्ड पॉइंट नोट करते हैं कि इट इज अ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। नोट करते हैं इट इज अ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, कलरलेस एंड प्रोटीन लेस स्ट्रक्चर। कलरलेस होता है और उसके साथ में प्रोटीन लेस स्ट्रक्चर भी होता है, और उसके साथ में ये जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फैट होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ digested fat
डाइजेस्टेड फैट, जो डाइजेस्टेड फैट है उसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ये हेल्प करने का वर्क करता है। तो इतनी सारी चीजें आप लिम्फ के रेस्पेक्ट में लिखोगे। और लिम्फ जो है वो जर्म्स, डिजीज, इनको किल करने का भी कार्य करता है बॉडी के अंदर। तो ये कुछ सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो प्लांट्स है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन और वो भी किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जिस टिश्यू के थ्रू होता है उसका नाम होता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम है जिसके थ्रू प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू का नाम होता है फ्लोएम और दूसरे का नाम होता है जाइलम। जाइलम, तो एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये दोनों टिश्यू है जिसके थ्रू प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम वो टिश्यू है जिसके थ्रू फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड पार्टिकल्स का कंप्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम वो टिश्यू है जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू है और फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक चीज इसमें और ध्यान रखोगे, ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों प्लांट के स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, रूट के अंदर हर जगह पाए जाते हैं। और ये जो रूट के सिस्टम में होते हैं वो मोस्टली सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं जहां से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब जो वाटर होता है उसके साथ साथ में, वाटर के साथ साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे खूब सारे कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हेल्प करने का कार्य करते हैं, जो सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर एब्जॉर्ब जो मटेरियल होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर के प्लांट के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन सारी चीजों की नीड पड़ती है। क्वेश्चन आता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों जरूरी होता है। तो इसका पहला रीजन होता है कि जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है वहां का जो फूड मटेरियल है वो प्लांट के अदर ऑर्गन्स तक, अदर पार्ट तक अप्रोच करवाने के लिए इन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट, जैसे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं, रूट से एब्जॉर्ब हो गए तो इसको भी प्लांट की हर लीफ तक, प्लांट के अंदर हर पार्ट तक उसको पहुंचाना होता है। और ये पहुंचाने का प्रोसेस भी इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू होता है। थर्ड पॉइंट आता है प्लांट के अंदर खूब सारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिस्पर्स करवाने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्लांट के अंदर खूब सारे एंजाइम, हार्मोन, खूब सारे उसके टेम्परेचर रेगुलेटिंग फैक्टर, इन सभी का भी ट्रांसपोर्टेशन और कंट्रोलिंग इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ओके, अगला पॉइंट पूछा जाता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसको आप लोग देखोगे तो ये एक प्लांट की बॉडी है, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसका रूट सिस्टम है और ये इसके ऊपर का पोर्शन है। जैसे ही इसमें ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेन जो भूमिका अदा करता है वो होता है जाइलम। जाइलम सॉइल के कांटेक्ट में जब रूट रहती है तो वहां से वाटर जाकर के रूट में चला जाता है। रूट के द्वारा जब खूब सारी रूट्स एक जगह पे इकट्ठी होती है तो यहां से जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अपर पार्ट के अंदर। तो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट जाइलम के थ्रू होता है और जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फिर वो वाटर आगे से आगे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो मेन जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसका नाम होता है जाइलम, XYLEM भी अपन नोट कर सकते हैं। तो ये जाइलम होता है और इसी जाइलम के थ्रू वाटर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता रहता है।
तो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का मेन जाइलम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, तो ये जो जाइलम है ये जब डिवाइड होता है तो उसमें वेसल्स है या फिर ट्रेकाइड्स है, ये सारे के सारी छोटी छोटी रूट्स में जब डिवाइड हो जाती है तो ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। वो सारी की सारी जाइलम में होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। और ये जो जाइलम है इसको अपन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। सॉइल से जब पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वहां पर हमेशा एक आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है आयन के कारण। और अगर एनर्जी खर्च करके वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको कहते हैं पैसिव सिस्टम। तो ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स चलते हैं। उसके साथ में जो मिनरल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करके और प्लांट में ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो बात करते हैं कि वाटर जितना भी एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें 1 या 2% वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है। बाकी सारा का सारा पानी जो प्लांट में होता है वो उसके एरियल पार्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। और अपन नोट करते हैं कि द लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट इनटू द एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है जहां पे एब्जॉर्ब वाटर है वो ऊपर मूव करता है, मूव करने के बाद में वो एरियल पार्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो नोट करते हैं द लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट इनटू द एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का पॉइंट पूछा जाता है। ट्रांसपिरेशन, वाटर के अंदर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन है ये वाला, जैसे कोई भी प्लांट की बॉडी है, ये अर्थ सरफेस है और ये प्लांट की बॉडी है। इस प्लांट की बॉडी के अंदर जो ये प्लांट का जो पार्ट है एरियल पार्ट, यहां से वाटर लूज हो जाता है और वाटर लूज होकर के ये है H2O, ये निकल गया एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब वाटर का लॉस होता है, इस टाइप से वाटर का जब लॉस होता है तो इस लॉस होने की फिनोमिना को अपन कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन जब होता है तो एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन क्यों होना चाहिए? तो ट्रांसपिरेशन इसलिए होना चाहिए ताकि वाटर का एक रेगुलरली कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो प्लांट को लगातार वाटर की सप्लाई नहीं होगी, प्लांट में विल्टिंग आएगी, प्लांट मुरझा करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्लांट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है, इसलिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? रिक्वायरमेंट का पहला कारण होता है ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपिरेशन के लिए कि इसमें वाटर का कंटिन्यूअस पाथ जरूरी है। कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ऊपर पानी की कमी नहीं होगी तो अगला पानी पौधे तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है प्लांट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? तो प्लांट में खूब सारे न्यूट्रिशन होते हैं और उस न्यूट्रिशन को प्लांट के ऊपर तक पहुंचाना होता है। तो न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्टेशन इसी के थ्रू होता है। न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन के थ्रू, और उसमें खूब सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मैंगनीज है। तो ये खूब सारे प्लांट के अंदर मिनरल्स है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन इसी के थ्रू होता है। एक चीज और है, ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है एक नेसेसरी एविल है, एक आवश्यक बुराई है। इसका एक ही रीजन है, अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर का एक कंटिन्यू पाथ बनेगा। अगर ट्रांसपिरेशन खत्म हो गया तो प्लांट में कोई किसी टाइप का वाटर का पाथ नहीं होगा, प्लांट खुद खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। एक चीज और ध्यान रखोगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है प्लांट के अंदर फ्लोएम के थ्रू। और फ्लोएम में एक ट्यूब पाई जाती है जिसको कहते हैं शीव ट्यूब, और वो प्लांट की एकमात्र ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स कहां से कैसे होता है? तो इसका एक ही बात है, ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू
और फ्लोएम के थ्रू जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इसमें मेन तो फ्लोएम होता है, बट इस फ्लोएम के अंदर एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर एक छोटी सी सेल होती है जिसको कहते हैं सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल। और इस सीव ट्यूब सेल का लोकेशन होता है फ्लोएम के अंदर, और फ्लोएम के थ्रू जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो फ्लोएम होता है ये लगातार फूड को ट्रांसपोर्ट तो करता रहता है। इसके अंदर सीव ट्यूब जो होती है जो इसके अंदर हेल्प करने का काम करती है, और इसकी जो कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम, सीव ट्यूब को कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल करती है। तो ये कुछ पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में पूछे भी जाते हैं उसके। और एक चीज और ध्यान रखोगे कि जब स्प्रिंग सीजन आती है, बसंत ऋतु आती है, तब शुगर स्टोर हो जाती है रूट के अंदर, स्टेम के टिश्यू के अंदर, और फिर वो प्लांट के ग्रो करने के लिए, न्यू बर्ड्स की ग्रो करने के लिए हमेशा हेल्प करती है। तो इसी के अंदर जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन के अंदर जो रूट्स है उसके अंदर या फिर स्टेम के अंदर शुगर स्टोर हो जाती है, शुगर या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और फिर वो बर्ड की ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, बर्ड की ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो ये कुछ प्लांट का सिस्टम था जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसे किस फॉर्म में चलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तुम्हारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म हो चुका है। अगला पॉइंट आता है एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन क्या ना, एक्सक्रेशन। तो अगला टॉपिक आप नोट करो, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन क्या है इसको भी तुम लोग जानते हो। एक्सक्रेशन क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, फिर उसका रेस्पिरेशन होता है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी अपने को मिलती है। बट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है जिसमें डाइजेशन होता है, नाइट्रोजन इसके अंदर बनती है, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में एक हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस बनता है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन बॉडी से एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। तो अपन इसको डिफाइन करवाते हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजिनस हार्मफुल वेस्ट मटेरियल दैट इज वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी एंड दैट इज एक्सक्रीट फ्रॉम आवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में कुछ हार्मफुल नाइट्रोजन के सब्सटेंस बनते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। यूनिसेल्यूलर जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन बॉडी की सरफेस के थ्रू होता है, और अपनी बॉडी जो काफी एक डेवलप टाइप की बॉडी है तो उसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक कंप्लीट ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं जहां से एक्सक्रीशन होता है। यस, तो एक्सक्रीशन को अपन डिफाइन करवाते हैं कि बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, और मेन जो हार्मफुल सब्सटेंस बनता है वो होता है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। तो अपन नोट करते हैं, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नाइट्रोजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है और इनको बॉडी से अपन एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जहां से नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो थ्रू बॉडी सरफेस होता है, थ्रू बॉडी सरफेस। तो बॉडी की सरफेस के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन का सिस्टम होता है। यूनिमोलिकुलर या यूनिसेल्यूलर जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ जाओगे तो उनकी बॉडी का कंप्लीट एक डेवलप सिस्टम होता है। तो अपन बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप लोग बनाओगे इसका अच्छा सा डायग्राम, और डायग्राम के लिए तुम लोग सबसे पहले बनाओगे ह्यूमन की किडनियां, है ना। किडनी को तुम लोग बनाओगे ऐसे, ऐसे प्यारी सी किडनी बनाओगे, इधर की तरफ बनाओगे ऐसे,
ये प्यारी सी किडनी हो गई। किडनी बनाने के बाद में यहां से तुम लोग बनाओगे इसकी ट्यूब, ये ट्यूब, ये ब्लड की ट्यूब दिखा दोगे। ट्यूब्स दिखाने के बाद अगला खेल क्या होगा, तो अगले खेल के अंदर आप लोग इसको ऐसे यहाँ ऐसे यूं मैच कर लोगे। मैच करने के बाद में यहाँ से ब्लड का कनेक्शन ऐसे दिखाओगे, यहाँ से ब्लड का कनेक्शन ऐसे दिखाओगे, यहाँ से ब्लड का कनेक्शन ऐसे, और यहाँ से अगेन ब्लड का कनेक्शन ऐसे दिखा दोगे। ओके, यहाँ दोनों का और उधर भी दोनों का कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन के बाद में यहाँ नीचे का जो पोर्शन है इसको भी थोड़ा सा देखोगे, इस पोर्शन को लेके आओगे यहाँ पे, इसको लेके आओगे यहाँ पे, इसको ऊपर की ट्यूब को ऐसे ले जाओगे और इस ऊपर की ट्यूब को ऐसे लेके आगे छोड़ दोगे। फिर इसके नीचे की तरफ यहां से निकलती है यूरेटर, मूत्र नली जिसको कहते हैं, और वो यूरेटर यहां से जब निकलेगी तो ये यूरेटर इधर से भी निकलेगी, यूरेटर मूत्र नली निकलेगी, और मूत्र नली जब निकलती है तो ये जाकर के खुल जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। इस किडनी के अंदर कुछ इस टाइप के अंदर कॉलम बना दोगे जिसको बर्टीनी कॉलम कहते हैं, और अंदर की पार्ट को अपन मेडुला के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी ऐसे बर्टीनी कॉलम हो जाएंगे और ये इसका मेडुला पार्ट हो जाएगा। और ये पार्ट जहां पे ब्लड की वेसल्स आकर के जुड़ती है, यूरेटर आकर के जुड़ती है, तो इस पार्ट को अपन कहते हैं पेल्विस पार्ट। पेल्विस पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये होता है पेल्विस पार्ट। एक चीज और ध्यान रखोगे, किडनियों के ऊपर जस्ट एक यहाँ पे ग्लैंड रहती है जिसको अपन एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स पार्ट होती है। तो इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जो इसका पार्ट है ये है किडनी, और किडनी में भी कौन सी हो जाएगी, तो अपन नोट करते हैं राइट रीनल पार्ट या राइट किडनी, राइट किडनी। इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। ये जो दो ट्यूब है इसमें एक में इम्प्योर ब्लड आएगा और दूसरे में प्योर ब्लड वापस जाएगा। इसका नाम हो जाएगा राइट यूरेटर, राइट यूरेटर, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट यूरेटर। ये जो नीचे की ट्यूब है इसका, ये नीचे का जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मेडुला पार्ट, मेडुला, और जो बाहर का पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ पॉइंट रहता है, और ट्यूब्स जो है उसके अंदर एक तरफ वेना केवा है और इस टाइप में इनको डिफाइन करती है और इसको डिस्क्राइब करती है। तो ये कुछ पॉइंट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रहती है। बात आती है कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर तुम लोग नोट करते हो तो सबसे पहले होती है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनी, एक तो किडनी का पेयर होता है। दूसरा होता है पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, है ना। नलियां दो पाई जाती है, दो किडनियां पाई जाती है, प्लस इसके अंदर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यस यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और चौथा होता है एक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। तो नीचे की तरफ इस पोर्शन को कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये ह्यूमन का सर्कुलेटरी डायग्राम है। डायग्राम के बाद में अगला पॉइंट आता है कि एक एक ऑर्गन के ऊपर चलते हैं अपन, है ना, कौन सा ऑर्गन क्या है। तो बात आती है सबसे पहले किडनी के ऊपर। किडनी को अगर देखा जाए तो ये अपनी बॉडी की सबसे एक इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये अपने एब्डोमेन के अंदर होती है, और जो बैकबोन है इसके दोनों तरफ ये प्रेजेंट भी होती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट में अपन किडनी के ऊपर। किडनी, और किडनी की स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ से ब्लड की वेसल्स आकर के जुड़ती है, जहां से इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ से प्योर ब्लड फिल्टर होकर के वापस जाता है, और यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अंदर का जो ऑर्गन है जिसमें बर्टीनी कॉलम होती है, जिसमें पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है, ये इसका मेडुला पार्ट है,
और मेडुला पार्ट के बाद में इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड भी होती है। बाहर का जो पार्ट है उसको अपन कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के पार्ट को अपन मेडुला के नाम से जानते हैं, मेडुला कहते हैं। किडनी को देखा जाए तो ये किडनी एक सेम के बीच के लाइक की स्ट्रक्चर होती है और ये एब्डोमेन के अंदर इसका लोकेशन होता है, तो एब्डोमेन के अंदर ये पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो ह्यूमन की किडनी होती है, ये ह्यूमन की किडनी एक इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी, ह्यूमन के अंदर इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ओके, इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये एब्डोमेन के अंदर लोकेट भी होती है। तीसरा पॉइंट है कि ये बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उसको रिमूव करने का भी कार्य करती है ना। इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो ये बॉडी से नाइट्रोजनस जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी बॉडी से एक्सक्रीट करने के अंदर हेल्प करती है। अपनी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर भी एक फंक्शनल यूनिट पाई जाती है और उस फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को अपन नाम देते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन याद रखोगे, नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी के अंदर। किडनी में भी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है उसके लिए बहुत छोटी छोटी और लॉट ऑफ नंबर, लगभग लाखों के अंदर 10-10 लाख तक संख्या पाई जाती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एंड दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो बॉडी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या है? तो नोट करते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है बॉडी के अंदर ऑफ बॉडी नहीं लिखेंगे, यूनिट ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन जो रहती है वो नेफ्रॉन को अपन डिफाइन करते हैं कि किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को अपन डिफाइन करने में ये भी लिखते हैं कि किडनी हैज a large number of filtration unit is called nephron। एक लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है अंदर की तरफ और उसी को अपन नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ओके, एक चीज तो ये आ जाती है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर कि जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। स्ट्रक्चर के लिए तुम लोग इसका ड्रॉ करोगे डायग्राम, और डायग्राम ड्रॉ करोगे कुछ इस टाइप में। यस, डायग्राम इस टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जहां से दो ट्यूब जुड़ती है। एक ट्यूब काफी मोटी होती है, दूसरी ट्यूब बहुत ही पतली सी होती है और यहां से निकलती है आगे डिस्टिल्ड ट्यूब इस टाइप से ऐसे यूं बेंड लेती है। इसके अंदर की तरफ ये ट्यूब्स आकर के जब खुलती है तो ऐसा एक नेटवर्क पाया जाता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, बाकी चीजें कंप्लीट है। यस, अब देखना आगे की तरफ। इसमें ये जो नली है वहां से इम्प्योर ब्लड अंदर घुसता है ना, तो एफिरेंट इसको कहते हैं, एफिरेंट ट्यूब। यहां से प्योर ब्लड बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं एपिरेंट। एक एफिरेंट, एक एपिरेंट। ये अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस।
बाहर का जो इसका कवर है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल है। ये जो ट्यूब्स है इनको कहते हैं प्रोक्सीमेटेड ट्यूब्स, है ना। तो ये प्रोक्सीमेटेड ट्यूब होती है ना, DSLR ऐसे इनके नाम रहते हैं। ये जो ट्यूब है इसके अंदर ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग ये पार्ट होते हैं और इनको कहते हैं हेनले ट्यूब, हेनले ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसमें आकर के ये सारे के सारे नेफ्रॉन खुलते हैं और जहां से ब्लड के अंदर से यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और यूरिन कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब होती है इसका नाम है कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब इसके अंदर रहती है। तो ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आती है। नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली फॉर्मेशन इस बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आएगा और वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में खूब सारे बेनिफिशियल सब्सटेंसेस जो कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर रह जाते हैं तो उनको वापस एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर भेजना और उस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन इस रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू यहां से जब होकर के वेस्ट मटेरियल्स चलते हैं तो उसके अंदर यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है जिसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं सिक्रेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ जो यूरिन है वो 3 स्टेप में चलता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। कौन कौन से स्टेप है? तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रीएब्सॉर्प्शन। क्या नाम देते हैं? रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। और जो तीसरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सिक्रेशन, सिक्रेशन। तो ये तीसरा प्रोसेस है उसको अपन सिक्रेशन के नाम से जानते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। इन 3 प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो फिल्टर होकर के और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। एक चीज और ध्यान रखोगे, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है फर्स्ट वाला, उसमें बोमेन कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, दूसरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी और नेफ्रॉन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर जो अच्छे मटेरियल्स होते हैं उनको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस कोई भी व्यक्ति जिसका या तो एक्सीडेंट हो गया, किडनियां काम नहीं कर रही है, या फिर इन्फेक्शन हो गया अंदर की तरफ, या तीसरा किसी कारण से किडनी जो है वो डैमेज हो गई है। अब वो अल्कोहल के कारण हो सकती है, ज्यादा टल्ली हो जाते हैं तो किडनी या तो रप्चर हो गई है, मतलब उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे प्रोसेस होने पर बॉडी के अंदर जो नेचुरली यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो आर्टिफिशियली जब बॉडी के अंदर से ब्लड को फिल्टर करवाया जाता है तो आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करवाने का प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। और डायलिसिस प्रोसेस को अपन आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। इनको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, है ना। तो इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, हीमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है नेचुरली, तो नेचुरली जब ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ध्यान रखोगे पर डे लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और 180 लीटर ब्लड जब फिल्टर होता है तो इससे जो यूरिन बनता है उस यूरिन की टोटल जो अमाउंट होती है, मात्रा होती है, वो बहुत कम होती है। और इवन उसकी जो मात्रा होती है वो दिन के अंदर 1 या 2 लीटर होती है, 1 और 2 लीटर होती है। एक दिन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन इतना ही होता है। लेकिन बॉडी में जब हीमोडायलिसिस करवाते तो उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, प्लस रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में खूब सारे अच्छे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे बॉडी टाइम के साथ में कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है।
ओके, एक छोटा सा पॉइंट आप और ध्यान रखोगे, पॉइंट आता है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन जो डोनेशन है वो प्रोसेस यूं है कि कोई व्यक्ति जीवित होने पर ऑर्गन डोनेट कर सकता है, कोई व्यक्ति मरने के बाद में उसके ऑर्गन को अपन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा के आप किसी की लाइफ में वापस उजाला ला सकते हो, उसको आप जीवन दान दे सकते हो। मरने के बाद में 6 घंटे तक आंखें काम करती हैं, तो आप किडनी आंखों के अंदर आगे का जो पोर्शन है कॉर्निया, उसको आप दान कर सकते हो, या फिर किडनी जीवित अवस्था में एक किडनी को दान कर सकते हैं, या फिर हार्ट है ना, अगर किसी की ब्रेन डेथ हो रखी है हार्ट फंक्शनिंग कंडीशन में, तो उसको आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, लीवर को ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, पेंक्रियाज को ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। ये सब आफ्टर ब्रेन डेथ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जीवित ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन थोड़ा सा याद रखोगे। एक चीज और ध्यान रखोगे, जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन है ना, मोस्टली जो होता है वो होता है रूट के थ्रू होता है। और रूट के थ्रू क्या कैसे होता है, तो प्लांट के अंदर जो रूट्स होती है वो रूट खूब सारे नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस को ले जा करके सॉइल में छोड़ती है, क्योंकि ये जो रूट्स है वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में रहती है, इसलिए वहां से उनको छोड़ दिया जाता है रूट के थ्रू। और रूट के थ्रू खूब सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनको डायरेक्ट सॉइल के अंदर एक्सक्रीट कर देती है। सेकेंड पॉइंट, प्लांट के अंदर जो लीफ है उस लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, और उस स्टोमेटा के थ्रू CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। कब? जब प्लांट के अंदर होता है रेस्पिरेशन तो CO2 छोड़ते हैं, और जब छोड़ती है O2 तो इसका कारण उसके अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा O2 को बाहर छोड़ा जाता है। इसी स्टोमेटा के थ्रू H2O को ट्रांसपिरेशन के फेज में भी बाहर छोड़ा जाता है। प्लांट का जो स्टेम होता है इसके ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हाइडेथोड्स कहते हैं, उसके थ्रू भी कुछ मटेरियल्स को बाहर छोड़ा जाता है। प्लांट की जो लीफ होती है, इस लीफ के अंदर खूब सारे सब्सटेंस आकर के जब डिपॉजिट होते हैं तो ये लीफ खुद वहां से डिसोसिएट होकर के प्लांट से आइसोलेट होकर के नीचे गिर जाती है और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाते हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल है जो कि रेजिन्स के रूप में जाकर के जाइलम के अंदर स्टोर होती है, फिर जाइलम उसको रूट के थ्रू आगे सॉइल में डिस्पर्स कर देता है। तो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था और एक्सक्रीटिव सिस्टम था जो अपन ने देखा प्लांट के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। कंप्लीट ये तुम्हारा वन शॉट जो है वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट भी था, कंप्लीट हो चुका है। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है साइंस एवरीथिंग ऐप का, जहां जाकर के आप लोग इंग्लिश मीडियम का कोर्स एक्सेस कर सकते हो, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम का कोर्स एक्सेस कर सकते हो। 10th NCERT के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स वहां पे है तो उसको भी तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने साथियों के साथ में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी क्लास से अपन विदाई लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। और सारी की सारी क्लासेस ऐप के अंदर वन शॉट के अंदर अवेलेबल है ना, वहां जाकर के आप लोग एंजॉय करें। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय।